दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लोग हमारी जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाली सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हैं, है ना। काफ़ी दिन हो गए थे तो इसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम तक एलिजाबेथन एज की जो पोइट्री है वो कर ली थी। अभी हम प्रोज़ पर आते हैं। एलिजाबेथन एज का प्रोज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। सो एलिजाबेथन एज का जो प्रोज़ था, प्रोज़ मतलब बेसिकली ऐसी राइटिंग्स जो आप ऐसे मान सकते हो जो पोइट्री नहीं है और जो ड्रामा नहीं है। तो उसके अलावा जो सब कुछ आएगा वो प्रोज़ में आ जाएगा। चाहे वो नोवेल टाइप की राइटिंग हो, उस वक्त वैसे नोवेल्स थे नहीं, पर ठीक है मैंने एग्जांपल के तौर बताया। चाहे एसेज हो, निबंध हो, या ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स हो, या कुछ भी इस तरह का वर्क हो, वो सब प्रोज़ में आ जाएगा। तो देखो, एलिजाबेथन एज का जो प्रोज था ना, वो इतना ब्रिलियंट या कह सकते इतना आउटस्टैंडिंग नहीं था इफ़ वी कंपेयर दैट टू द पोइट्री और ड्रामा। अगर हम उस चीज़ को पोइट्री और ड्रामा से कंपेयर करें, मतलब एलिजाबेथन एज का ड्रामा आउटस्टैंडिंग, पोइट्री आउटस्टैंडिंग, अगर इन दो चीज़ से हम कंपेयर करें तो हमें नज़र आएगा कि दैट प्रोज वॉज नॉट एज गुड। इतना अच्छा नहीं था प्रोज उस वक्त का इन दोनों की तुलना में। हाँ, जो ये प्रोज वर्क थे उस वक्त के, वो थोड़े से मॉडर्न प्रोज के ज़्यादा पास में थे। ओल्डर जो प्रोज वर्क होते थे उनसे थोड़ा हट के थे वैसे देखा जाए तो। और ये ज़्यादा पोइटिक थे, यानी कि जो लिखने की स्टाइल थी वो थोड़ी ऐसी थी कि प्रोज वर्क में भी पोइट्री झलक रही है ना। यानी पोइटिक तरीके से लिखा जा रहा है प्रोज वर्क भी। हाँ, कह सकते हो ब्लैंक वर्स में लिखा जा रहा है, मतलब कोई राइम स्कीम इस्तेमाल नहीं कर रहे, परंतु जो सेंटेंस बना रहे हैं वैसा लग रहा है जैसे कि पोइट्री लिख रहे हो। यानी प्रोज में भी पोइट्री का इफेक्ट था, ठीक है। अब इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। देखो, एक तो ये था कि ये जो प्रोज वर्क था ना बहुत ज़्यादा वर्बोज हो गया था। मतलब इसमें जो शब्द इस्तेमाल हो रहे थे ना, काफ़ी टफ वर्ड और अलग अलग लैंग्वेजेस से उठाए गए वर्ड उस तरह से। कारण क्या था? बिकॉज उस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज जो थी ना वो डेवलप हो रही थी। जैसे मैं पहले की प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा था। वो एक न्यू लैंग्वेज के रूप में निकल के सामने आ रही थी एंड इट वॉज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। ये इन्फ्लुएंस होती जा रही थी, इंस्पायर्ड हो रही थी। और इसमें किससे? फ्रेंच से, इटालियन लैंग्वेज से, लैटिन, ग्रीक, उन सब से शब्द उठ उठ के इंग्लिश में आ रहे थे बेसिकली। खास तौर पर फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा। तो उन भाषाओं से, उनके जो उन भाषाओं में लिखे गए जो वर्क्स थे वो ट्रांसलेट हो रहे थे, उनको ट्रांसलेट किया जा रहा था किसमें? इंग्लिश में। तो अब सीधी सी बात है, जो ट्रांसलेशंस हो रहे हैं तो बहुत सारे शब्द तो सीधे सीधे उठा के ही रख दिए इंग्लिश में, इटालियन और फ्रेंच से। तो जब लोगों ने पढ़ा तो लोगों ने पाया कि मतलब बड़ा टफ हो गया है पढ़ना, इतना ईजी नहीं था। मतलब एक तो बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आ रहे थे, क्योंकि लैंग्वेज का विकास हो रहा होता है, जब किसी चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस वक्त उसमें काफ़ी स्पीड से बदलाव, चेंजेस आते हैं। मतलब बहुत जल्दी सेंटेंस मेकिंग, नए नए वर्ड्स। आप इससे पहले कि आप एक अपनी वोकेबलरी, शब्दों की जो वोकेबलरी है वो आप डेवलप कर पाओ, उससे पहले ही और भी नए शब्द आके जुड़ गए हैं, वो भी बिल्कुल डिफरेंट तरह के। तो कह सकते हैं उस वक्त का जो प्रोज था ना वो बड़ा वर्बोज हो गया। यानी बहुत सारी टफ मीनिंग्स, वर्ड्स ऐसे आने लग गए उसमें, क्योंकि इसके जो रिसोर्सेज थे ना वो मल्टीपल थे। यानी अलग अलग जगह से शब्द आके इसमें जुड़ते जा रहे थे इंग्लिश भाषा में। क्योंकि राइटर्स ने क्या किया? ट्रांसलेशंस का इस्तेमाल किया। कोई फ्रेंच से, इटली से ट्रांसलेशंस हो रहे थे, अनुवाद हो रहे थे। उन ट्रांसलेशंस की वजह से क्या हुआ? बहुत सारे शब्द फ्रेंच और इटालियन भाषा के इंग्लिश भाषा में आ गए, और इस वजह से इंग्लिश भाषा बड़ी टफ हो गई थी उस वक्त समझना, और है ना। तो ये उस वक्त का मतलब प्रोज इस तरह का नज़र आता था। पोएटिक था, बहुत ज़्यादा वर्बोज था, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड बोल सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा शानदार भी नहीं था, ऐसे बोल सकते हैं। एक दो राइटर्स को छोड़ दिया जाए तो बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं था, कंपेरिजन करें उसका ड्रामा या पोइट्री से। तो अब देखो एलिजाबेथन एज के मतलब प्रोज के फीचर्स क्या थे। देखो, पहली बात तो ये इनिशियली स्टार्टिंग में क्या हुआ? इंस्पायर्ड हुआ इटालियन रिसोर्सेज, जैसे मैंने बताया है ना, कि वहाँ से ट्रांसलेशंस होने लगे तो वहाँ से इंस्पायर्ड होने लगा, वहाँ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। इटालियंस में जो मतलब इटालियन भाषा में जो वर्क्स लिखे गए उनसे इंस्पायर्ड था, ठीक है। एलिजाबेथन एज का जो प्रोज था वो ज़्यादा पोइट्री के करीब था, यानी पोइट्री से इन्फ्लुएंस था। लैंग्वेज पोइट्री जैसी लगती थी, इसकी जो रिदम होती थी, कलरफुलनेस, इमेजेस का इस्तेमाल, ये सब पोइट्री की तरफ झुकाव को साफ साफ दर्शा रहा था बेसिकली, कि पोइट्री से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। किस तरह की रिदम इस्तेमाल हो रही है, लिखने का तरीका, इमेजरी इस्तेमाल हो रही है जैसे पोइट्री में होती है, ये सब चीज़ें दर्शाती हैं दैट इट वाज टोटली एक्चुअली वेरी
नॉट टोटली बट वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द पोइट्री, ठीक है। और ब्लैंक वर्स में लिखा जाता था, मैंने जैसे बताया राइम स्कीम तो नहीं थी, ठीक है, राइम स्कीम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, परंतु पता लग रहा था कि पोइट्री से इन्फ्लुएंस्ड है। तो इटालियन लिटरेचर से, और ब्लैंक वर्स तो खुद ही इटालियन लिटरेचर से आया था, इटली से ब्लैंक वर्स हमने उठाया, मतलब इंग्लिश वालों ने बेसिकली। तो कह सकते हैं कि इटालियन लिटरेचर का बहुत ज़्यादा असर था। अब ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट, रोमांटिसिज्म का, लिबरलिज्म का, ये सारे के सारे एलिजाबेथन एज के प्रोज में साफ साफ नज़र आते थे। ह्यूमनिज्म का बेसिकली लोगों को इस अर्थ, जब तक वो इस जीवन में जी रहे हैं उससे मतलब होना चाहिए, मतलब वो गॉड के बारे में, डिवाइन थिंग्स के बारे में, या आफ्टर डेथ के बाद में आप कहाँ जाओगे, स्वर्ग में, नरक में, वैसे कॉन्सेप्ट्स, वैसे टॉपिक्स पे लिखना उन्होंने बंद कर दिया था। अब वो ह्यूमनिज्म का असर था कि इंसान कैसा लाइफ बिताता है, क्या समस्या है उसके सामने, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं इस जीवन में, उनके ऊपर लिखा जाने लगा। बेसिकली इंसान की कमियों, इंसान की अच्छाइयों, उनके ऊपर लिखा जाने लगा। रोमांटिसिज्म बेसिकली आप बोल सकते हो लिबर्टीज, जो रोमांटिसिज्म के फीचर्स ये हैं कि भाई एडवेंचरस लाइफ है ना, फ्री थिंकिंग, इमेजिनेशन पे आधार पे, इमोशंस बेस्ड राइटिंग, ये सब ज़्यादा लिखी जाने लगी। प्रोज में भी ये सब नज़र आने लगे, रोमांटिसिज्म के फीचर्स, लिबरलिज्म के फीचर्स, ये सब चीज़ें दिखने लगी प्रोज में, एलिजाबेथन एज के प्रोज में, ह्यूमनिज्म, रोमांटिसिज्म, लिबरलिज्म, ठीक है। और जो सेंट्रल थीम थी ना यहाँ के प्रोज की, वो थी कोर्टली लव, यानी कि हाई सोसाइटी के लोगों के बीच में लव अफेयर्स बोल सकते हो आप, या फिर दरबार में हो रहे लव अफेयर्स, राजा रानी के बीच में, मतलब राजकुमार, प्रिंस, प्रिंसेस, या जो नोबल्स हैं, या फिर जो योद्धा, नाइट्स वगैरह हैं, ठीक है, इनके बीच में लव अफेयर, ये स्टोरीज़ बिल्कुल मतलब काफ़ी कॉमन हो गया ये टॉपिक, इनके प्रोज में भी इनको काफ़ी ज़्यादा कवर किया जाने लगा। तो बोल सकते हैं सेंट्रल थीम बन गई प्रोज की भी, ये लव अफेयर्स, ये कोर्टली लव, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो स्पेंसर जो राइटर था, उससे पहले, उसके आने से पहले क्या क्या पॉपुलर ट्रांसलेशंस हुए, क्योंकि ये देखो एडमंड स्पेंसर खुद बहुत बड़ा राइटर था, ठीक है। तो उसके आने से पहले क्या क्या पॉपुलर ट्रांसलेशंस हुए, तो देखो सबसे फेमस वर्क एक तो नॉर्थ का गोल्डन बुक ऑफ मार्कस ऑरेलियस, ये 1557 में आया था ये वर्क, गोल्डन बुक ऑफ मार्कस ऑरेलियस। और दूसरा पेंटर की पैलेस ऑफ प्लेजर, 1566-67 में ये वर्क आया। ये दो वर्क ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारे वर्क्स को इंस्पायर किया। तो देखो पेंटर की बुक, पहले पेंटर की बुक पर हम देखते हैं। पेंटर की जो बुक थी ना, ये कलेक्शन थी, कहानियों का कलेक्शन, टेल्स का कलेक्शन, जो कि कहाँ से लिया गया था, एंशिएंट क्लासिक्स, यानी प्राचीन ज़माने की जो क्लासिक्स बड़े वर्क्स थे ना, बोकाशियो, बेंडेलो, इनके जो वर्क्स थे ना, उनके वर्क्स से कहानियाँ उठा के एक जगह पेंटर ने एक कलेक्शन बना दिया बेसिकली, ठीक है। अब ये जो कलेक्शन बन गया ना, ये कलेक्शन से इंस्पायर होके आगे बहुत सारे एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट ने, जिसमें शेक्सपियर भी है भाई साहब, शेक्सपियर खुद हैं, उन्होंने इस पेंटर की किताब से जो कहानियाँ हैं, उन कहानियों से इंस्पायर होकर ड्रामा लिखे बाद में, समझ गए। देखो पेंटर तो खुद ही इंस्पायर्ड था बोकाशियो और बेंडेलो के वर्क से उठा के कहानियाँ लिख के उसने एक तरीके से अपनी किताब में सब इकट्ठी करके पब्लिश कर दी, ठीक है। और इस किताब से इन्फ्लुएंस हुए एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट, जिनमें शेक्सपियर भी था, जैसे रोमियो एंड जूलियट इसी पेंटर की किताब की एक कहानी से इंस्पायर्ड है, ठीक है, शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट, ठीक है। ऐसे ही नॉर्थ की बुक थी ये द गोल्डन बुक ऑफ मार्कस ऑरेलियस, ठीक है। ये बुक थी ना, ये खुद एक ट्रांसलेशन थी, कहाँ से ट्रांसलेट की गई थी, स्पेनिश एक्लिसियास्टिक था एक, स्पेन का मतलब बोल सकते हैं एक पादरी या फिर चर्च से रिलेटेड एक व्यक्ति, ठीक है, जिसका नाम था ग्वेवारा। उसकी किताब थी द डायल ऑफ प्रिंसेस करके, ठीक है। तो इस किताब का ट्रांसलेशन था ये गोल्डन बुक ऑफ मार्कस ऑरेलियस, ठीक है। ये स्पेनिश वर्क था, इस स्पेनिश वर्क से ट्रांसलेट किया गया ये बुक, मतलब इसको ट्रांसलेट किया गया स्पेनिश लैंग्वेज से, ये कह सकते हैं आप लोग इंग्लिश में गोल्डन बुक ऑफ मार्कस ऑरेलियस। इस किताब ने इंस्पायर्ड किया बाद में लाइली के यूफियस वर्क को। लाइली का यूफियस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वर्क है देखा जाए तो देखो डायल ऑफ प्रिंसेस ने इंस्पायर किया, मतलब उसको ट्रांसलेट किया, इंस्पायर क्या किया, डायल ऑफ प्रिंसेस को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लाया गया, किसके रूप में, गोल्डन बुक ऑफ मार्कस ऑरेलियस के रूप में। और उस गोल्डन बुक ऑफ मार्कस ऑरेलियस से इंस्पायर्ड हुआ लाइली का वर्क यूफियस। समझ में आई बात, इस तरह समझो इसको, ठीक है। तो यूफियस क्या है, यूफियस एक रोमांटिक नोवेल है। वैसे तो उस ज़माने में नोवेल वर्ड था नहीं, परंतु अगर हम उसे आज के सेंस में देखें तो वो नोवेल जैसा था, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं यूफियस एक रोमांटिक नोवेल, ठीक है। और
ये सटायर था औरतों के ऊपर, वुमेन के ऊपर बड़ा ही कटाक्ष था, सटायर था कि किस तरीके से मतलब बेसिकली औरतों के रहन सहन, उनके लव अफेयर्स, उनका मजाक उड़ाया गया, एक तरह से उस पर कटाक्ष किया गया। तो उस वक्त की जो कोर्ट लेडीज़ थी, दरबार की जो लेडीज़ थी, उनको बड़ा पसंद आया वर्क, वो बड़ी क्रेजी थी इस वर्क के पीछे। और उस वक्त के जो जेंटलमैन हुआ करते थे, सभ्य समाज के लोग, फैशनेबल जेंटलमैन लोग, वो भी बड़े ही इंस्पायर्ड थे, बड़े ही मतलब पसंद आया था ये वर्क उनको भी, यूफियस। यूफिस्टिक और यूफियस जो काम है, जो वर्क है, इस किताब से ही एक नई स्टाइल निकल के आई, इसको बोलते हैं यूफिस्टिक स्टाइल बेसिकली। ये बड़ी पॉपुलर हुई ये स्टाइल, और इसे शेक्सपियर ने भी काफ़ी इस्तेमाल किया अपनी स्टार्टिंग के कॉमेडीज़ में। यूफिस्टिक स्टाइल में होता क्या है कि लैंग्वेज बड़ी ही ऑर्नेट, बड़ी सजा की लिखी जाती है ना। शब्द ऐसे चुने जाएंगे जो आम भाषा में इस्तेमाल नहीं होते, तो बड़ी ही डेकोरेटिव, मतलब बोल सकते फ्लावरी लैंग्वेज होती है। अगर कोई हमसे बोले कि द पर्सन गॉट पास्ड अवे एंड ही मस्ट वेंट टू द हेवन वेयर मे बी द एंजल्स मस्ट बी वेलकमिंग हिम, मतलब कहने का मतलब ऐसी लैंग्वेज लिखी गई। एक तो पहली बात तो स्टार्टिंग में क्या होता था, डेथ, ठीक है, लव, सेक्स, ऐसी जो चीज़ें थी ना, उनको ढकने के लिए कोई और शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है क्या, जैसे डेथ, पास्ड अवे, कोई मर गया है तो मरने की बजाय पास्ड अवे वर्ड इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। ऐसे लव से संबंधित, सेक्स से संबंधित, ऐसे शब्दों से संबंधित कोई दूसरे शब्द इस्तेमाल कर लिए उनको ढकने के लिए। फिर बाद में उसको और बड़ा चढ़ा के उस मतलब तरीके को और एक्सपेंड किया गया, और पूरे के पूरे वर्क को ही ऐसा लिखना स्टार्ट कर दिया कि शब्द बहुत ज़्यादा सिमिलीज इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेटाफर इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सजा के लिख रहे हैं। ऐसे बोल सकते हो आप, हर जगह इमेजरी नज़र आ रही है, समझ गए ना। उसको यूफिस्टिक स्टाइल बोलते हैं, बड़ी डेकोरेटिव स्टाइल, बड़ी फ्लावरी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ना, ये शेक्सपियर ने भी बड़ी पॉपुलर हुई इस ज़माने में। ये लाइली का वर्क काफ़ी इस स्टाइल को बहुत पॉपुलर कर गया, बेसिकली लाइली के वर्क से निकल के आई ये स्टाइल, और ये बड़ी एक्सट्रीमली पॉपुलर रही उस टाइम पे। स्पेशली शेक्सपियर ने खुद ने इसको काफ़ी इस्तेमाल किया अपनी कॉमेडीज़ में स्टार्टिंग में। फिर देखो, अब आगे बढ़ते हैं। फिलिप सिडनी बड़े ही पॉपुलर राइटर रहे। इनका जो एक प्रोज वर्क था ना, आर्केडिया, बड़ा पॉपुलर रहा। आर्केडिया नाम से एक प्रोज वर्क आया इनका, यह इनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुआ 1590 में, ठीक है। और यह वर्क जो आर्केडिया था, ये इंस्पायर्ड था एक ग्रीक रोमांस, यानी सीरिया का जो हेलियोडोरस था ना, उसका एक ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया रोमांटिक वर्क था, उससे इंस्पायर्ड था ये आर्केडिया, ठीक है। आर्केडिया एक्चुअल में देखा जाए तो एक पेस्टोरल रोमांस है। पेस्टोरल वर्क यानी कि जो शेपर्ड्स के आसपास, शेपर्ड्स की लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है। तो पेस्टोरल रोमांस वर्क था आर्केडिया, जिसको सिडनी ने एक्चुअल में लिखा तो ऐसा था कि उसकी जो सिस्टर थी ना सिडनी की, वो सिस्टर कौन थी, वो थी काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक। पेम्ब्रोक एक जगह का नाम है, इट्स ए प्लेस, ठीक है। और वहाँ का जो पद है, काउंटेस एक पद है, यानी पेम्ब्रोक जगह की जो काउंटेस है ना, वो उसकी सिस्टर थी। किसकी सिस्टर थी? सिडनी की, फिलिप सिडनी की सिस्टर। तो अपनी बहन, अपनी सिस्टर को एंटरटेन करने के लिए, उसका टाइम पास करने के लिए बेसिकली उसने ये किताब लिखी थी, उसने ये वर्क लिखा था अपना, ये प्रोज वर्क आर्केडिया। इस वर्क में आप बोल सकते हो राजा हैं, रानी है, दरबारी हैं, प्रिंस, राजकुमार, राजकुमारी, ये सब हैं इसमें। तो बड़ी फैंटेस्टिक स्टोरी है इस तरह की, जिसमें दिखाया गया है कि एक लैंड है जिसकी बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर ज़मीन है, वो पेस्टोरल ब्यूटी है एक तरीके से वो ज़मीन, वो देश बहुत सुंदर है और उसको आर्केडिया नाम दिया गया है। ये पैराडाइज की तरह है बेसिकली, अर्थ के ऊपर एक स्वर्ग की तरह है वो जगह। तो उसको उन्होंने अपना बेस बनाया, बैकग्राउंड बनाया और उसके ऊपर फिर राजा रानियों की कहानी लिखी। तो ये आर्केडिया वर्क था फिलिप सिडनी का, जो प्रोज वर्क था, बहुत पॉपुलर रहा। कुछ और राइटर्स थे जैसे कि लॉज, ग्रीन, थॉमस लॉज, और ये ग्रीन जो थे ना, ये तो एक्चुअल में लाइली, जॉन लाइली जिनका वर्क था यूफियस, ठीक है, उसी के इमिटेटर्स थे, उसी के मतलब कॉपी करने वाले लोग थे लॉज एंड ग्रीन, जिन्होंने लाइली के वर्क को कॉपी किया, मतलब उसकी स्टाइल को कॉपी किया है बोल सकते हैं, और आगे बढ़ाया ऐसे भी बोल सकते हैं। तो थॉमस लॉज का जो फेमस वर्क है वो है रोजालिंड रोमांस। तो एक्चुअल में इसका सबटाइटल भी ऐसा था, यूफियस गोल्डन लेगेसी, यानी यूफियस की लेगेसी को आगे ले जाते हुए। तो ये इंस्पायर्ड तो पूरी तरह से थी लाइली से। इन्होंने यहाँ की वर्क का जो सबटाइटल दिया ना, मतलब थॉमस लॉज इतना इंस्पायर्ड था उससे लाइली से कि बेसिकली इसने जो अपना खुद की किताब लिखी रोजालिंड, उसका जो सबटाइटल दिया ना, उसमें भी क्या लिख दिया, यूफियस गोल्डन लेगेसी, ठीक है। तो रोजालिंड से इंस्पायर कौन हुआ? देखो,
लाइली से इंस्पायर्ड हुआ लॉज, जिसने लिखा रोजालिंड, और रोजालिंड से भी इंस्पायर्ड कौन हो गया? शेक्सपियर का एज यू लाइक इट। बेसिकली शेक्सपियर ने जो अपना प्ले लिखा था ना, एज यू लाइक इट, वो रोजालिंड से, क्योंकि देखो एज यू लाइक इट की जो मेन कैरेक्टर है वो रोजालिंड ही तो होती है। तो ठीक है, समझ गए ना बात? तो एज यू लाइक इट रोजालिंड, लॉज की रोजालिंड से इंस्पायर्ड है। ठीक है, इसी तरीके से ग्रीन ने पेंडोस्टो लिखा, और पेंडोस्टो भी शेक्सपियर ने इसको भी उठा लिया बेसिकली, वो इससे भी इंस्पायर्ड था, और उसने द विंटर्स टेल लिख दी शेक्सपियर ने। समझ गए बात? यानी लॉज से तो एज यू लाइक इट लिया बेसिकली, और ग्रीन से उसने विंटर्स टेल लिख डाली। अब ऐसे ही एक व्यक्ति और थे बेसिकली नैश का जैक विल्टन बोल सकते हैं, या फिर द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर भी बोल सकते हैं उसका टाइटल। दो टाइटल, जैक विल्टन और द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। ये कुछ लोगों के द्वारा बोला जाता है कि ये एक तरीके से एलिजाबेथन नोवेल था, यानी उस ज़माने में लिखा गया एक नोवेल की तरह था, ये काफ़ी पॉपुलर आई हुई। इस तरह से थॉमस डेलनी की स्टोरी थी द जेंटल क्राफ्ट करके। ठीक है, द जेंटल क्राफ्ट। इसने आगे जाके एक तरह से प्लॉट सप्लाई किया, बेसिकली कहानी प्रोवाइड करी। किसको प्रोवाइड करी? डेकर का वर्क था शू मेकर्स हॉलीडे, यानी शू मेकर्स हॉलीडे इंस्पायर्ड था द जेंटल क्राफ्ट से, ये बोल सकते हो। किससे इंस्पायर्ड था? जेंटल क्राफ्ट से, जिसको किसने लिखा था? थॉमस डेलनी ने। यानी थॉमस डेलनी की स्टोरी जेंटल क्राफ्ट से डेकर के शू मेकर्स हॉलीडे को कहानी मिली, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रिचर्ड हुकर का जो मेन वर्क था ना, वो था ऑफ द लॉज ऑफ एक्लीसियास्टिकल पॉलिटी। नाम याद रख लो, यही बहुत है। एक्चुअली बेसिकली इस वर्क में क्या किया गया था? चर्च ऑफ इंग्लैंड का जो चर्च था ना, उसका डिफेंस किया गया था, यानी चर्च के तौर तरीकों को एक तरह से डिफेंड करने की कोशिश की गई थी। और चर्च की जो गवर्नमेंट थी, एक तरह से एपिस्कोपल गवर्नमेंट बोल सकते हैं, यानी चर्च जिन नियम कायदों से एक तरीके से जनता पे राज करना चाह रहे थे ना, उसको डिफेंड किया किसने? रिचर्ड हुकर ने अपने इस वर्क में ऑफ द लॉज ऑफ एक्लीसियास्टिकल पॉलिटी में। अब आते हैं हम फ्रांसिस बेकन पे, यानी एलिजाबेथन एज का सबसे बड़ा प्रोज राइटर बोल सकते हैं फ्रांसिस बेकन। तो बेकन जो थे ना, उनके निबंध बहुत पॉपुलर है, एसेज, आउटस्टैंडिंग एसेज। उनका जो फर्स्ट एडिशन आया था ना, वो 1597 में आया था निबंधों का, एसेज का, जिसमें 10 ऐसे थे। बाद में इसको बढ़ा के 50 ऐसे तक कर दिया गया, यानी 10 ऐसे का कलेक्शन आया था, बाद में 50 ऐसे का कलेक्शन बन गया। अब बेकन के जो एसेज है ना, उनका सबटाइटल क्या रखा गया? काउंसिल्स सिविल एंड मोरल। बेसिकली क्योंकि होता क्या था, इनके जो एसेज थे ना, उनमें एडवाइस होती थी, जीवन जीने की सीख होती थी, तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल विजडम से भरे हुए थे बेकन के ऐसे, यानी रियल लाइफ में जो जानकारी आपको होनी चाहिए प्रैक्टिकल विजडम से भरे हुए हैं। बेसिकली किस तरीके से सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ लाइफ, यानी एक जीवन में सही तरीके से कामयाब तरीका क्या होता है जीवन जीने का, वो ज्ञान मिलता है इनके एसेज से। ठीक है, बहुत बड़े बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को इतने बारीकी से समझा था कि इनके एसेज आज भी पढ़ते हो तो बिल्कुल आज भी वैसे के वैसे लागू होते हैं। आज भी आप देखोगे कि बिल्कुल ये तो आज भी ऐसा ही होता है। तो बड़ी मतलब ये खुद एक बहुत बड़े प्रैक्टिकल साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, जिनको ह्यूमन नेचर की बहुत गजब की नॉलेज थी, साउंड नॉलेज थी। बेसिकली इन्होंने अपने एसेज में बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है ह्यूमन बिहेवियर को बेसिकली, और बहुत बारीकी से दिखाया है। फिर इनके एसेज आप बोल सकते हो शॉर्ट पिथी या मार्क्सिज्म के रूप में, मतलब उनकी हर दूसरी लाइन में आपको एक कहावत नज़र आ जाएगी, और बहुत से तो आजकल कहावत के रूप में इस्तेमाल होते हैं। यानी कि ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाते थे जो उनको एक्सप्लेन करो तो पन्ने भर जाएंगे बिल्कुल, और वो छोटे छोटे वाक्य ही कहावत के रूप में बाद में पॉपुलर हुए बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की लिखने की स्टाइल थी इनकी। जो ये स्टाइल थी, इसको एपिग्रामेटिक स्टाइल या फिर अफोरिस्टिक स्टाइल भी कहते हैं, कि भैया ऐसे पता चलेगा आपको कि बहुत छोटा सा वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, परंतु उसका जो अर्थ निकालेंगे तो बहुत डीप और बहुत ही डेस्क्रिप्टिव अर्थ निकलेगा, बहुत विस्तृत अर्थ निकलेगा। ठीक है, इन्होंने एक और वर्क लिखा, न्यू एटलांटिस। ये वर्क भी इनका काफ़ी वेल नोन वर्क है, न्यू एटलांटिस करके। अब देखते हैं उस ज़माने में, यानी एलिजाबेथन टाइम में क्रिटिसिज्म में कुछ लिखा गया है क्या। तो देखो, पहला जो क्रिटिकल वर्क था वो विल्सन का वर्क था, आर्ट ऑफ रेटरिक करके 1553 में आया। ठीक है, नाम याद कर लो, इतना बहुत है। ठीक है, परंतु जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन था वो फिलिप सिडनी का अपॉलॉजी फॉर पोइट्री करके आया था। एक्चुअली उस ज़माने में स्टीफन गोसान नाम के एक व्यक्ति ने पोइट्री पर और प्लेज पे ज़बरदस्त अटैक किया अपनी किताब स्कूल ऑफ अब्यूज़ में। 1579 में उनकी किताब आई थी स्कूल ऑफ अब्यूज़, जिसमें उन्होंने पोइट्री और प्लेज दोनों पे हमला किया, उनको क्रिटिसाइज़ किया पोइट्री और प्लेज को। सिडनी भाई साहब ने
बेसिकली अपोलॉजी फॉर पोइट्री में इस अटैक से पोइट्री को बचाया एक तरीके से, उसने जवाब दिया उसका। तो ये काफ़ी पॉपुलर वर्क रहा है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, अपोलॉजी फॉर पोइट्री। तो सिडनी खुद एक क्लासिसिस्ट थे, मतलब क्लासिकल तौर तरीक़ों को फॉलो करते थे राइटिंग के। वो चाहते थे मतलब कि ड्रामा में यूनिटीज़ को फॉलो किया जाए, टाइम की यूनिटी हो, प्लेस की यूनिटी हो, है ना, इनको फॉलो किया जाए। यानी कि एक ड्रामा एक दिन में शुरू हो, एक दिन में ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं कि कई दिनों तक कहानी चली जा रही है ड्रामा के अंदर और एक ही जगह पे शुरू हो उसी जगह ख़त्म हो जाए। वो ऐसी इस चीज़ को बड़ा ही फॉलो करते थे। वो ये चीज़ पसंद नहीं करते थे कि जगह बदलती रहें। जैसे आजकल तो भाई एक सीन यहाँ शूट हो रहा है, दूसरा कहीं और हो रहा है ना। तो वो क्लासिकल नियमों को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे, क्लासिसिस्ट हम कह सकते हैं उनको। और वो इस चीज़ के भी खिलाफ में थे बेसिकली कि आप ये ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों को मिक्स कर देते हो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेजेडी अलग होनी चाहिए, कॉमेडी अलग होनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली एक शेक्सपियर पे हमला है आप कह सकते हो, है ना। तो वो इस बात से खुश नहीं थे। साथ में वो जो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंटल स्टाइल थी ना कि सर सजा के लिखा जा रहा है जानबूझ के लैंग्वेज को, उसके भी खिलाफ थे। यानी लाइली टाइप की लैंग्वेज के भी अगेंस्ट में थे। और इस चीज़ पे तो वो खुद को भी कंडेम कर रहे हैं, खुद को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उन्होंने आर्केडिया में ऐसी तरह की लैंग्वेज को इस्तेमाल करी है, वो खुद को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मैंने भी ऐसी गलती करी है, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए और सबको क्लासिकल नियमों को फॉलो करना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। क्लासिसिस्ट थे ये। तो ये थे भैया एलिजाबेथ एज के प्रोज वर्क्स, ठीक है। ये आपको याद करने होंगे, जितना हो सकता है मैंने इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश भी करी है, ठीक है बच्चों। तो एलिजाबेथ एज की पोइट्री होगी, प्रोज हो गया। अब हम ड्रामा पे आएंगे आगे, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।